हेलो बच्चों। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि प्रोग्रामिंग क्या होता है और लैंग्वेज क्या होता है। उसी में हम आप लोगों को बताए थे कि प्रोग्रामिंग जो आपके माइंड में टेक्निक्स डेवलप होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, उसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम जो जनरल लाइफ में भी अराइज होता है, उसको सोल्व करने के लिए जो टेक्निक्स डेवलप होता है, उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये सारी बातें पिछले क्लास में हो चुका है। हम वहाँ पे छोड़े थे कि कैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सिंपल लैंग्वेज की तरह हम सीख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टेज क्या है, ये आज हम लोग जानेंगे। इसमें जो हम लोग सिंपल लैंग्वेज जानते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग सीखे थे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के बाद हम लोग सीखे थे वर्ड। वर्ड के बाद हम लोग सीखे थे सेंटेंस। सेंटेंस के बाद पैराग्राफ। ये हम लोगों ने सीखा था जब बचपन में हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज, कोई भी इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज जो हम लोग सीखते हैं, उसमें सबसे पहले उस लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट सीखते हैं। अल्फ़ाबेट के बारे में उस दिन मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट जो होता है वो पार्टिकुलर सिंबल होता है, जैसे ए, बी। ये पार्टिकुलर सिंबल है। यहाँ पे वाई का क्वेरी हम नहीं कर सकते हैं और आपने भी क्वेरी नहीं किया होगा, सिर्फ इस सिंबल को याद करके आज तक चल रहे हैं आप। उसी तरह से वर्ड कलेक्शन होता है किसी भी लैंग्वेज का। जैसे अंग्रेजी में अगर बात करें तो कोई भी वर्ड आप ले करके चलें, BOY, बॉय, कैट, रैट, ये सब वर्ड का कलेक्शन जो है, ये हम याद करके रखे हुए हैं। यहाँ पे भी वाई का यूज नहीं हम लोग करते हैं। वाई मीन्स लड़का, ये हम जानते हैं, लेकिन क्यों, इसका कोई भी जवाब नहीं मिलता है। जवाब एक ही मिलता है कि अंग्रेजी में एक ऑब्जेक्ट को बॉय बोला जा रहा है, उसी को हिंदी में हम लड़का बोल दे रहे हैं। लेकिन BOY, बॉय मीन्स ही क्यों, इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्री डिफाइंड पार्टिकुलर सिंबल्स है वो अल्फ़ाबेट का कलेक्शंस में आता है। उसी तरह से कोई भी लैंग्वेज में जो वर्ड है वो रिजर्व्ड होता है, स्पेशल होता है, जिसका मीनिंग उस लैंग्वेज में डिफाइन होता है। जैसे अंग्रेजी का वर्ड का मतलब अंग्रेजी में डिफाइन है, हिंदी का वर्ड अगर कोई बात करे तो हिंदी में डिफाइन है। कोई भी वर्ड किसी लैंग्वेज का है तो उस लैंग्वेज के में उसका मतलब डिफाइन होता है। वर्ड के बाद अगर हम आगे बढ़े सेंटेंस, अगर अंग्रेजी में बात करें तो सेंटेंस को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इट इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड। लेकिन सिर्फ कलेक्शन ऑफ वर्ड नहीं, इट इज द मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। मीनिंगफुल कहने का मतलब बहुत बड़ा होता है। मीनिंगफुल का मतलब होता है कि ग्रामेटिकली हम कलेक्शन करें वर्ड का नियम के मुताबिक, तभी हम कहेंगे कि वो सेंटेंस बनता है। जैसे आई एम ए बॉय। अब यहाँ पे आई के साथ एम लगाना है, किसी ने नियम दिया था, उस नियम को आज तक फॉलो करते रहे हैं। आई एम ए बॉय एक नियम के तहत कलेक्शन हुआ है। ये सब के सब वर्ड एक पार्टिकुलर लैंग्वेज का है, तब वो बनता है सेंटेंस। और यही हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा है कि सेंटेंस इज द मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। पैराग्राफ, अगर इसी से आगे बढ़े तो पैराग्राफ का मतलब हम लोगों ने यही सीखा है कि कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेज जो होता है वो पैराग्राफ होता है। लेकिन सारे के सारे सेंटेंस उसमें एक गोल को डिनोट करते हुए होना चाहिए, एक पार्टिकुलर एम के लिए लिखा गया हो या पार्टिकुलर गोल को डिनोट करता हुआ हो। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप एक पैराग्राफ महात्मा गांधी पे लिख रहे हैं तो आप महात्मा गांधी के बारे में ही उसमें सारा कुछ लिखेंगे और उसमें एक सीक्वेंस मेंटेन करेंगे कि महात्मा गांधी के जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक का जो भी घटनाएं हैं उसको लिखने का प्रयास करेंगे, एक सीक्वेंस मेंटेन करते हुए। ना कि महात्मा गांधी के पैराग्राफ में हम कुछ और भी इधर उधर की बातों को जोड़ सकते। तो हम
इस तरह से एक लैंग्वेज को सीखे थे कि अल्फ़ाबेट को सीखे, फिर वर्ड सीखे, फिर सेंटेंस सीखे, फिर पैराग्राफ सीखे, और तब हम कह सकते हैं कि हमको लैंग्वेज समझ में आने लगा, पार्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश की बात करते हैं। लाइक दैट हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी इसी तरह से सीखेंगे। अल्फ़ाबेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। और अगर इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं, जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है तो यहाँ पे कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो हम सबसे पहले सीखेंगे वो अल्फ़ाबेट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाना जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे वर्ड है उसको हम लोग सीखेंगे कीवर्ड्स के रूप में। जो मतलब इस वर्ड का यहाँ पे निकल रहा है वही मतलब यहाँ पे कीवर्ड्स का भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। सेंटेंस जो मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट, वर्ड, ये सब का होता है। उसी तरह से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी हम जानेंगे, इंस्ट्रक्शंस कैसे सिमिलर है उसी तरह का जैसे सेंटेंस। अब इसके बाद पैराग्राफ, जैसे सारे के सारे सेंटेंसेज एक जगह पे होते हैं एक पार्टिकुलर गोल के लिए, उसी तरह से सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस एक जगह पे होंगे तब वो प्रोग्राम बनेगा। इसको भी हम लोग समझने का आज प्रयास करेंगे। और फिर बहुत सारे प्रोग्राम जब एक जगह पे होते हैं तो सॉफ्टवेयर बनता है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कैसे कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है और कैसे वो सिमिलर होता है अल्फाबेट्स ऑफ जो सिंपल लैंग्वेज है उससे। अगर हम कांस्टेंट को प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करें या फिर टेक्निकली बात करें कि कांस्टेंट होता क्या है, तो कांस्टेंट का जैसा कि अर्थ है जो अपनी वैल्यू को ना बदले वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब जैसे मान लिया जाए 10 है, 20 है, 30 है, ए है, बी है, मोहन है, सोहन है, ये सब ऐसा है कि जो अपने वैल्यू को बदल नहीं रहा, एंटिटी है। ये भी एक वैल्यू है जो चेंज नहीं होता, ये फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और कांस्टेंट का से हम लोगों को बहुत बड़ा रोल ये समझ में आने वाला है कि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्राम के दरमियान जो हम लोग डेटा के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं तो डेटा को पहचानने के लिए हम लोगों को कांस्टेंट को जानना जरूरी है, क्योंकि डेटा कांस्टेंट के रूप में ही उसमें एंट्री में हम लेते हैं। जो जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट के रूप में ही कलेक्ट करते हैं। तो कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो उस दरमियान में, अब जैसे मान लिया जाए कि आपने 10 इंटर किया तो 10 ही वो वैल्यू रहेगा, 20 इंटर किया 20 ही वैल्यू रहेगा। जैसे किसी वेरिएबल में, किसी बॉक्स में या किसी ब्लॉक में, मेमोरी ब्लॉक में आपने अगर 10 इंटर किया और वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, हम कह सकते हैं कि 10 इज द कांस्टेंट, 20 इज द कांस्टेंट, 30 इज द कांस्टेंट, ए एंड बी इज द कांस्टेंट। अगर हम मेमोरी ब्लॉक के सापेक्ष में इसको डिफाइन करें, देखो इसको दो तरह से हम लोग समझते हैं, एक तो एंटिटी के फॉर्म में और दूसरा मेमोरी ब्लॉक के सापेक्ष में। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि वैसा मेमोरी ब्लॉक जो अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता हो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान, तो वैसे मेमोरी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। वैसा मेमोरी ब्लॉक जो अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता हो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान, तो वैसे मेमोरी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ब्लॉक। अब जैसे आपके सामने जो स्क्रीन है, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये चेंजेबल है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन हम इसको इस क्लास के दरमियान, या यहाँ पे आज का डेट जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं, आज का डेट, जो भी आज का डेट है वो यहाँ पे लिख दें और पूरे क्लास में डेट को चेंज ना करें, तो ये एरिया जो है ये पूरे क्लास के दरमियान कांस्टेंट हो गया। और इधर उधर हम चेंजिंग कर रहे हैं बार बार, तो ये एरिया कांस्टेंट नहीं रहा। यानी वैसा मेमोरी ब्लॉक जो अपने वैल्यू को चेंज नहीं होने देता हो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान, वैसे मेमोरी ब्लॉक को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट, अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो कांस्टेंट ब्लॉक डिक्लेयर भी किया जाता है। उसके लिए आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, कांस्ट नाम का कीवर्ड है जिसके द्वारा कांस्टेंट ब्लॉक को हम लोग डिक्लेयर भी करते हैं।
अब कांस्टेंट की कैटेगरी की बात करें तो दो तरह का कांस्टेंट होता है, एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट और एक होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। देखो हम लोग जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं उसमें जनरली हम लोग दो तरह के वैल्यू पे ही काम करने वाले हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। अगर उस वैल्यू को हम अच्छे ढंग से पहचान गए, उसको जान गए, तो हम बहुत सारा एरर से बच सकते हैं। अब जैसे न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में अगर आपको कहा जाए कि एक प्रोग्राम करो जिसमें रोल नंबर एंट्री करो, और रोल नंबर क्या होता है भाई, या तो 10 है, 20 है, 21 है, इस तरह से ये नंबर है। उसी तरह से किसी का नाम है तो वो भी एक वैल्यू है, उसी तरह से किसी का परसेंट ऑफ मार्क्स है वो भी एक वैल्यू है। तो अगर इस सबको अलग अलग हम पहचान गए कि कौन किस तरह की वैल्यू के रूप में सी लैंग्वेज में जाना जाएगा, तो हम आसानी से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक प्राइमरी कांस्टेंट और एक सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट के रूप में हम लोग जो इनबिल्ट डेटा टाइप, अभी थोड़ा सा अलग वर्ड हम बता रहे हैं, इनबिल्ट डेटा टाइप, ये नहीं बोल करके आप कह सकते हो कि जो डेटा हमारे सामने में आता है उसको तीन मेन कैटेगरी में हम बांट लेंगे। एक पहले तो दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक न्यूमेरिक डेटा नंबर से रिलेटेड और एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा या कैरेक्टर से रिलेटेड डेटा। दो तरह का डेटा, एक न्यूमेरिक और एक कैरेक्टर से रिलेटेड डेटा। अब न्यूमेरिक डेटा में भी दो तरह का होगा, एक होगा जो डेसिमल वाला होगा और एक जो बिना डेसिमल का होगा। जैसे मान लिया जाए कि आपने लिखा 10, ये अनदर टाइप का डेटा है, और अगर आपने लिखा 10.5, ये अनदर टाइप का डेटा है। अब इसको हम किस रूप में या किस नाम से हम सी में जानेंगे, इसको हम किस नाम से जानेंगे, और अगर ए बी सी डी हो तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, इसको अगर हम पहचानने लगे तो बहुत सारे एरर से हम प्रोग्रामिंग में बचेंगे। तो अगर न्यूमेरिक डेटा की बात करें तो इसको जनरली हम लोग दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, एक डेसिमल वैल्यू रखने वाला और एक डेसिमल वैल्यू नहीं रखने वाला। तो जो डेसिमल वैल्यू नहीं रखने वाला है वो इंटीजर की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, और जो डेसिमल वैल्यू रखने वाला है उसको हम लोग रियल की कैटेगरी में रखते हैं, और जो ABCD है यानी जो अल्फाबेट्स है उसको हम लोग कैरेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से तीन तरह का कांस्टेंट प्राइमरी कांस्टेंट हुआ, इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इंटीजर कांस्टेंट को लिखते हैं, या इंटीजर कांस्टेंट को हम पहचानेंगे कैसे कि वो वैलिड है। तो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट, अगर कोई इंटीजर कांस्टेंट आपको लिखना रहे, कोई इंटीजर कांस्टेंट लिखना कहाँ लिखेंगे, आगे चल के आप सीखेंगे कि एक ब्लॉक होगा जो इंटीजर होगा, तो इंटीजर ब्लॉक में हमको कौन सा डेटा रखना होगा, तो इंटीजर डेटा रखना होगा। इंटीजर डेटा रखना है तो इंटीजर कांस्टेंट को जानना होगा। तो सब रिलेट है एक दूसरे से, इसलिए ये सारी बातों को जानना जरूरी है। तो अगर कोई इंटीजर कांस्टेंट आप लोगों को बनाना है तो उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 डिजिट तो होना ही होना चाहिए। हमने शुरू में ही बताया आपको कि इंटीजर कांस्टेंट जिसमें डेसिमल वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट नहीं होता है। तो अगर इंटीजर कांस्टेंट बनाना है तो कम से कम उसमें एक डिजिट का होना तो जरूरी ही है। जैसे मान लिया 5 एक इंटीजर कांस्टेंट है, 10 एक इंटीजर कांस्टेंट है। इट डज नॉट अलाउ एनी डेसिमल पॉइंट, ये हम बार बार आपको कह रहे हैं। इट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटीजर कांस्टेंट 5 भी हो सकता है, -5 भी इंटीजर कांस्टेंट है। अगर कोई साइन आप नहीं देते हो, अगर इसके साथ जैसे मान लिया जाए आप कोई भी प्रोग्रामिंग पहले अगर पढ़े होंगे कोई, तो अगर एंट्री कर रहे हैं और अपने वैल्यू दिया 10, तो अगर आपने साइन एंट्री नहीं किया तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू माना जाएगा, और अगर आपने साइन निगेटिव आपको डालना है तो फिर आपको निगेटिव साइन यहाँ पे डालना पड़ेगा, निगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो अगर कोई भी साइन नहीं देते हैं तब हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, और अगर आप साइन देते हो तो आप कहते हो कि ये, अगर माइनस साइन लगा देते हो तो आप कहते हो कि निगेटिव इंटीजर कांस्टेंट हुआ। इंटीजर कांस्टेंट अगर सी की बात करें तो सी में जो इंटीजर कांस्टेंट का रेंज होता है, एक सिंपल इंटीजर कांस्टेंट का, इंटीजर की भी कई एक कैटेगरी होती है जो आगे चल के हम लोग डेटा टाइप में देखेंगे।
रियल की भी कैटेगरी को देखेंगे। लेकिन अभी एक सिंपल बात, सिर्फ हम डेटा को पहचानने की बात कर रहे हैं कि डेटा को हम पहचानेंगे कैसे। तो उसको दो कैटेगरी में बांट करके पहचानेंगे, एक न्यूमेरिक और एक कैरेक्टर वाला डेटा। न्यूमेरिक में दो तरह का डेटा, एक दशमलव वाला और एक बिना दशमलव वाला। अगर बिना दशमलव वाला है तो उसको इंटीजर के नाम से हम लोग जानेंगे, अगर दशमलव वाला है तो उसको रियल के नाम से जानते हैं। तो बिना दशमलव वाला का रेंज एक सिंपल इंटीजर में वो -32,768 से लेकर के 32,767 तक होता है, यानी -32,768 टू 32,767। अगर आप इंटीजर एक ब्लॉक है जिसकी कैरेक्टर आपने इंटीजर सेट कर रखा है और इसमें आप अगर 35,000 एंट्री करते हो तो यहाँ पे वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और इसकी वैलिड है या नहीं ये कैसे सीखोगे, तो यहाँ से अगर इस रेंज को आप माइंड में रखते हो तो आप कह सकते हो कि ये वैल्यू वैलिड नहीं है, इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। अगर इस ब्लॉक में आप इतना नहीं एंट्री करके अगर 32,000 एंट्री करते हो देन इट विल बी वैलिड, तो इस ब्लॉक के लिए वो वैलिड वैल्यू माना जाएगा। और अगर आप इंटीजर वैल्यू एंट्री कर रहे हो अपने प्रोग्राम में या इंटीजर वैल्यू की बात कर रहे हो, इंटीजर कांस्टेंट की बात अगर हम लोग करें तो उसमें कॉमा अलाउ नहीं है। जैसे जनरली हम लोग लिख देते हैं 10,250 लिखना है तो ऐसा भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमा अलाउ नहीं है, आप कॉमा नहीं दे सकते। अगर कॉमा दे दिए तो इनवैलिड माना जाएगा। यानी इंटीजर कांस्टेंट की कौन कौन सी रूल्स हुआ जिसको हम लोग जाने, तो इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, एक डिजिट का तो होना जरूरी है ही। इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। इसमें हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं वैल्यू, नेगेटिव भी ले सकते हैं, यानी पॉजिटिव भी इंटीजर होता है, नेगेटिव भी इंटीजर होता है। अगर कोई साइन नहीं देते हैं तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। इसकी रेंज मैंने बताई आपको, कोई कॉमा या ब्लैंक, कॉमा ही नहीं ब्लैंक भी, मान लिया जाए आपको वैल्यू एंट्री करना है कोई मेमोरी ब्लॉक के लिए 10,250, आपने 10 स्पेस 250 दे तो ये आपका इनवैलिड वैल्यू माना जाएगा, क्योंकि इनवैलिड इंटीजर है। यहाँ पे आपने जो ब्लैंक स्पेस दिया ये गलत है। इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट लेता है, हम सी के लिए बोल रहे हैं। इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट लेता है। इंटीजर कांस्टेंट को अगर रखना हो मेमोरी में तो ये 2 बाइट मेमोरी में जगह लेगा। नेक्स्ट कांस्टेंट रियल कांस्टेंट। रियल से ज्यादा हम लोग इसको फ्लोट के नाम से जानेंगे, फ्लोट कांस्टेंट भी इसको बोल देते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। जनरली जब हम आपको बताएंगे आगे प्रोग्रामिंग कराएंगे तो उसमें जनरली हम इसको फ्लोट के नाम से ही जानते हैं। दोनों एक ही बात है। रियल कांस्टेंट को हम लोग फ्लोट के नाम से जाने। इसमें कौन सा वैल्यू आएगा, इसमें दशमलव वाला वैल्यू आएगा। मैंने शुरू में बताया था एक वैल्यू होता है दशमलव वाला और एक बिना दशमलव वाला। बिना दशमलव वाला नंबर है सिंपल कैटेगरी, वो इंटीजर में है। अगर दशमलव वाला नंबर है तो फ्लोट में है। सिंपल दो कैटेगरी में आप बांट लीजिए और इससे याद रखिए कि दशमलव वाला है तो इंटीजर है, और दशमलव वाला है तो आप उसको कहोगे कि फ्लोट में है, और अगर बिना दशमलव वाला है तो उसको सिंपली कह दोगे कि वो इंटीजर वैल्यू है। तो कोई रियल कांस्टेंट में भी कम से कम एक डिजिट का तो होना जरूरी है। अब जैसे 5 की बात करें तो 5.0 या 5 भी अगर आप लिखते हो तो अगर रियल है ब्लॉक, अगर वो ब्लॉक फ्लोट है तो उसमें 5.000 ऐसे करके ले लेगा वो वैल्यू, यानी उसमें भी कम से कम एक डिजिट का होना जरूरी है। रियल कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव वैल्यू की कोई जगह नहीं बनती है। अगर कोई साइन नहीं भी दे रहे हैं तो भी ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। इसकी रेंज बहुत बड़ी है। इस रेंज को अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत छोटा भी है और बहुत बड़ा वैल्यू भी है। अब 3.4 इंटू 10⁻38, 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1/10, 10 की पावर -2 का मतलब होता है 1/100, यानी 1 का 100 पार्ट्स। अगर सोच के देखो कि 10 की पावर -38 का मतलब कितना हुआ, तो 1/10 पर 38 जीरो, बहुत छोटा वैल्यू। यानी छोटा से छोटा वैल्यू दशमलव का और बड़ा से बड़ा वैल्यू भी, अगर प्लस में भी इधर और देखोगे तो इधर देखो 10⁻38 तक। 10 की पावर 2 का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हो 100, 10 की पावर 3 यानी 1000। अब 10 की पावर अगर 38 की बात करें तो सोचो कितनी बड़ी वैल्यू है।
तो छोटा से छोटा वैल्यू भी अगर रखना हो या बड़ा से बड़ा वैल्यू भी, तो सब किस कैटेगरी में आ रहा है? रियल की कैटेगरी में आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की कैटेगरी में आ रहा है। और याद रखना कि सी लैंग्वेज में यही एनफ नहीं है, इससे भी बहुत बड़े बड़े कैटेगरी आपको मिलेंगे। लेकिन एक सिंपली हम समझा रहे हैं कि कैसे डेटा को कैटेगराइज करोगे एक सिंपल प्रोग्राम के लिए। तो बार बार हम कर रहे हैं, दो कैटेगरी में नंबर्स को बांट लो, एक दशमलव वाला और एक बिना दशमलव वाला। दशमलव वाला को आप बोलोगे फ्लोट और बिना दशमलव वाला को आप इंटीजर बोलोगे। इसमें भी कोई कॉमा अलाउ नहीं है, कोई ब्लैंक आप नहीं दे सकते। जनरली नंबर देते समय कंप्यूटर में आप कोई कॉमा और ब्लैंक का यूज नहीं करोगे जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो। और उसके बाद ये मेमोरी में 4 बाइट लेगा, ये मेमोरी में 4 बाइट लेगा। दशमलव की बात जैसे ही करेंगे वो मेमोरी में 4 बाइट लेगा, यानी इसके लिए जो ब्लॉक बनेगा वो 4 बाइट्स का ब्लॉक बनेगा। ये बात हम करेंगे जब हम आगे में वेरिएबल की भी बात करेंगे। तो इसके बाद थर्ड जो है प्राइमरी कांस्टेंट में है कैरेक्टर कांस्टेंट। अब नंबर वाली बात तो कर लिए, कैरेक्टर की बात करें तो कोई एक अल्फाबेट अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख रहे हो तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। और सिर्फ अल्फाबेट ही नहीं, इसमें और अलाउ है 128 से लेकर के, ये माइनस यहाँ नहीं, आपको यहाँ देखना चाहिए, -128 से लेकर के 127 तक का नंबर भी इसमें आ जाता है। लेकिन आप बोलोगे कि ये तो इसमें नंबर भी है तो कैरेक्टर नहीं, नंबर जरूर है लेकिन ये नंबर न्यूमेरिक नेचर को लेकर के नहीं आता है, यानी इसके साथ आप जोड़ घटाव गुना भाग ये सब का काम आप नहीं कर सकते हो। ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में यूज में आएगा और इसका अपना जो रियल नेचर है, जो न्यूमेरिक नेचर है, उसको ये खो देता है। यानी अगर आपको लिखना ही है कैरेक्टर कांस्टेंट में तो आप 12 को भी लिख सकते हो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, 125 को भी लिख सकते हो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, लेकिन इसके साथ आप जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकते। तो कैरेक्टर कांस्टेंट is a single alphabet, digit या सिंबल इंक्लूड विद इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। कोई भी अगर सिंबल भी है, जैसे @ का सिंबल है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपने कर दिया, एक कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया। कोई भी एक अल्फाबेट है उसको आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, कैरेक्टर कांस्टेंट। कोई भी डिजिट एक है उसको आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लिया तो एक कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया। इसकी मैक्सिमम लेंथ जो होता है वो एक कैरेक्टर। और इसमें हमने बताया आप लोगों को कि न्यूमेरिक वैल्यू को भी आप इस तरह से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो, लेकिन इसकी नेचर न्यूमेरिक नहीं रह जाती है। तो इस तरह से हम जाने कि कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट को हम लोगों ने दो तरह से देखा कि कांस्टेंट एक एंटिटी है, फिक्स्ड वैल्यू है। सिंपली भाषा में जानो, कांस्टेंट मीन्स जो नहीं चेंज होता हो। तो कौन नहीं चेंज होगा? तो जो फिक्स्ड वैल्यू होगा, जो चेंज नहीं होगा। और अगर मेमोरी के सापेक्ष देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि वैसा मेमोरी ब्लॉक जो अपने वैल्यू को चेंज नहीं होने देता हो वो मेमोरी ब्लॉक कांस्टेंट है। लेकिन जो चेंज होता है और नहीं होता है वो किसी न किसी के रिलेटिवली होता है, सापेक्ष होता है। तो किसके सापेक्ष वो चेंज नहीं होने देता हो? तो डिफिनीशन साफ हमने बताया आप लोगों को कि कांस्टेंट इज अ मेमोरी ब्लॉक विच कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान अगर वो अपने वैल्यू को चेंज नहीं होने देता हो, जो पहला बार उसमें वैल्यू गया वही बनाए रखता हो पूरे एग्जीक्यूशन के दरमियान, चाह के भी आप चेंज नहीं कर पाते हो, तो मेमोरी ब्लॉक को भी कांस्टेंट ब्लॉक कहते हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंडरी कांस्टेंट की बात करें, हालांकि इसकी बात हम लोग तब करेंगे जब ये सब चीज को जानेंगे। सेकेंडरी कांस्टेंट को आप कुल मिला के कह सकते हैं कि प्राइमरी कांस्टेंट से जनरेटेड होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। जैसे एरे, स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग भी एरे है, कैरेक्टर एरे है। तो ये सब के सब सेकंड, जैसे स्ट्रिंग में आप बात करें मोहन, अब मोहन को आप इस तरह से एपी फिक्स वैल्यू है, लेकिन इसमें जब तक आप एरे को नहीं जानेंगे इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी के लिए आप यही समझ लीजिए कि सेकेंडरी कांस्टेंट्स आर जनरेटेड यूजिंग प्राइमरी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट दो तरह का हुआ, एक आपका प्राइमरी कांस्टेंट और दूसरा सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में जनरली हमने दो कैटेगरी बना लिया था, एक नंबर्स वाला और एक अल्फाबेट, जिसको आपने नंबर वाला के लिए दो कैटेगरी बनाया, एक इंटीजर
और एक फ्लोट, यानी दशमलव वाला अगर वैल्यू है तो फ्लोट में, बिना दशमलव वाला है तो इंटीजर में। अब इसके बाद हम लोग जो आगे की बात करने वाले हैं वो है वेरिएबल की बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, इसकी बात करेंगे, लेकिन इन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जानेंगे। थैंक यू।